मेरी ये बात ध्यान से सुने, सभी तथ्यों को समझने के लिए वीडियो को पूरी जरूर देखें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करते हैं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आ पाएगी। आज हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी की, पर सिर्फ एक शब्द के तौर पर नहीं। हम इसे समझेंगे एक पूरे सिस्टम की तरह, एक ऐसे सिस्टम की तरह जो संरक्षण और जागरूकता पर बना है। तो ये शब्द जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी हम सब ने सुना है, हर जगह इस्तेमाल होता है, पर सवाल ये है कि ये असल में आया कहां से। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जानना बड़ा दिलचस्प है कि संरक्षण की दुनिया का इतना जरूरी शब्द आखिर बना कैसे और हम तक पहुंचा कैसे। अक्सर ऐसा लगता है कि महान विचार किसी एक ही व्यक्ति के दिमाग की उपज होते हैं, है ना? पर बायोडायवर्सिटी की कहानी थोड़ी अलग है। यहां एक नहीं बल्कि दो हीरो हैं। एक हैं इसके बनाने वाले और दूसरे हैं इसे दुनिया तक पहुंचाने वाले। तो देखिए, एक तरफ थे वॉल्टर जी रोजन। 1986 में उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे भारी भरकम शब्द को छोटा, आसान और कैची बनाया, बायोडाइवर्सिटी। और फिर दूसरी तरफ थे E.O. विल्सन, जिन्होंने ठीक 2 साल बाद अपनी किताब के जरिए इस एक शब्द को मानो दुनिया भर में मशहूर कर दिया। ये संरक्षण की लड़ाई का एक नारा बन गया। तो ठीक है, दुनिया को एक नाम तो मिल गया, बायोडाइवर्सिटी, पर इसके बाद क्या? सिर्फ एक शब्द से तो काम नहीं चलने वाला था ना। चलिए देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर इसे बचाने के लिए कैसा ढांचा तैयार किया गया। सवाल यह उठता है कि जब दुनिया को इसका नाम मिल गया तो उसने इसे बचाने के लिए, इसकी रक्षा के लिए खुद को ऑर्गेनाइज कैसे किया। यह वो दौर था जब सिर्फ बातचीत से आगे बढ़कर असल में कुछ ठोस करने की जरूरत थी। इस ग्लोबल लड़ाई में ना 4 बड़े नाम सामने आते हैं। आप इन्हें पर्यावरण को बचाने वाली एक सुपर हीरो टीम की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले है CBD। ये एक तरह की कानूनी संधि है जो सारे देशों को एक साथ लाती है। समझिए ये टीम की रूल बुक है। फिर आता है UNEP। ये संयुक्त राष्ट्र की वो एजेंसी है जो पूरा ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा सेट करती है। तीसरे नंबर पर है WWF। अरे हाँ, वही प्यारे से पांडा वाले लोगों वाला संगठन। ये समझिए जमीनी स्तर पर काम करने वाली एक्शन टीम है। और आखिर में IUCN। ये प्रकृति के डॉक्टर हैं जो अपनी मशहूर रेड लिस्ट के जरिए हमें बताते हैं कि कौन सी प्रजातियां खतरे में हैं। तो ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन अब आते हैं अपने देश पर, भारत पर। यह जानना बहुत जरूरी है कि इस बड़ी तस्वीर में भारत कहां खड़ा है और कौन सी संस्थाएं यहां जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। तो सवाल यही है कि जब पूरी दुनिया देख रही है तो इन ग्लोबल संधियों और लक्ष्यों को भारत में असल में जमीन पर कौन उतारता है? हमारा अपना सिस्टम कैसे काम करता है? देखिए, भारत में इस काम को कई संस्थाएं मिलकर करती हैं, बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह। चेन्नई में बैठी NBA ये कानून लागू करने वाली मुख्य संस्था है। तो देहरादून का WII वन्य जीवों पर गहरी रिसर्च करता है। ये हमारे वाइल्ड लाइफ के साइंटिस्ट्स हैं। ZSI और BSI को आप देश के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की गिनती करने वाले जासूस समझ सकते हैं, जो हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं। और इन सब के ऊपर है हमारा पर्यावरण मंत्रालय, जो इस पूरे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है। साथ ही MSRF जैसे संगठन भी हैं जो सीधे समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि विकास और संरक्षण साथ साथ चलें। अच्छा, संस्थाएं तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक और बहुत जरूरी पहलू है और वो है जागरूकता। इसके लिए एक पूरा कैलेंडर बना हुआ है ताकि ये जरूरी मुद्दा हमेशा लोगों के जहन में ताजा रहे। ये कैलेंडर एक तरह से पर्यावरण के लिए हमारे फोन के रिमाइंडर जैसा काम करता है। देखिए, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, फिर मार्च में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और वर्ल्ड वाटर डे, अप्रैल में वर्ल्ड अर्थ डे और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हर कुछ हफ्तों में एक खास दिन हमें प्रकृति के किसी न किसी जरूरी हिस्से की याद दिलाता है। और इन सभी तारीखों में से जो सबसे खास है, जो इस पूरे कैलेंडर का कीस्टोन है, वो है 22 मई। यह है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसे खुद संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था ताकि जैव विविधता के मुद्दों पर हमारी समझ और जागरूकता बढ़े। यह दिन समझिए इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो